आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1947 से 2014 तक जो सिर्फ 1.86 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, अचानक 10 साल में 2014 के बाद 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया और सवाल यह है कि आने वाले 10 से 15 सालों में क्या भारत अमेरिका और चीन के बराबर या शायद उनसे भी आगे निकल पाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है रेजिलियंस, लीडरशिप, बैलेंस, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन की। और इस पूरी जर्नी का मूलभूत रहस्य छुपा है भगवत गीता के श्लोक नंबर 2.38 में। भगवत गीता 2.38 वर्स ये बताते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय संभाव रखकर अपना कर्तव्य करो, और इसी में तुम्हारा धर्म। और ये सिद्धांत भारत की आर्थिक यात्रा की आत्मा बन चुका है। जब पूरी दुनिया कोरोना और रिसेशन में डगमगा रही थी, भारत ने पैनिक नहीं किया। विपक्षी नेताओं के आरोप लगे, राहुल गांधी ने तो मेक इन इंडिया और कोविड वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन तक आरोप लगा दिए। Everybody says when I speak, everybody says, "Oh no, Rahul Gandhi is frightening people." No, I'm not frightening people. I'm trying to save people. ग्लोबल इन्फ्लेशन ने दबाव डाला, लेकिन नेतृत्व अपने काम पर लगा रहा। रिजल्ट ये आया कि भारत वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। Management and leadership from great Bhagavad Gita verse number 2.38 featuring India, the world's fourth largest economy। और यहाँ है point number 1, that is leadership resilience। 2014 में भारत की जीडीपी थी मात्र 1.86 ट्रिलियन, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, लेकिन 2014 से 25 में रेजिलियंस का चमत्कार हो गया और वर्ल्ड का रिसेशन भी आया। कोरोना ने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया था। डेवलप देशों की ग्रोथ 2% से नीचे आ गई थी, फिर भी भारत की ग्रोथ रही 7.8%। IMF की रिपोर्ट ये मानती है कि सिर्फ भारत और चीन ही ऐसे बड़े देश थे जिन्होंने महामारी और रिसेशन के बावजूद लगातार पॉजिटिव ग्रोथ दी। एक लीडर या मैनेजर के रूप में जब स्ट्रगलिंग टाइम आता है तो आपको तुरंत पैनिक नहीं होना है। अपनी टीम को यह जज्बा दिखाना पड़ेगा कि असली जीत धैर्य और दीर्घकालीन सोच में है, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में है। टीम में यह भावना पैदा कीजिए कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम कर्तव्य निभाते रहें तो नतीजे अपने आप इतिहास रच देंगे। पॉइंट नंबर 2 इज कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग। भारत ने ग्रोथ सिर्फ कंजम्पशन लेग मॉडल से नहीं बनाई थी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को बराबरी से मजबूत किया था। एग्रीकल्चर ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, सर्विस सेक्टर जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड का 55%, मतलब हर $2 में से $1 से ज्यादा सर्विस सेक्टर से आ रहा था। यूपीआई, जीएसटी 2.0 और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, जो बिल्कुल नई चीज थी भारत के लिए। इसके कंजम्पशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ाया गया। आईटी की बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट अकेले $250 बिलियन के ऊपर का सेक्टर है, और 2030 तक आईटी बीपीएम में भारत $500 बिलियन होने के ऑन द वे है। किसी भी संगठन का बोर्ड जब डिसीजन लेता है तो शॉर्ट टर्म गेन को नहीं देखना चाहिए। सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन, कंजम्पशन लेड ग्रोथ और टारगेटेड इंसेंटिव, इन सबका बैलेंस बहुत जरूरी है। याद रखिए, शॉर्ट टर्म गेन अगर लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को बिगाड़ दे तो कोई भी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी नोकिया सिम्बियन से आगे एंड्रॉइड तक नहीं आ पाई। रिजल्ट हम सबके सामने है, न टीम बची न डिस्ट्रीब्यूशन बचा। नेता वो है जो गीता के मार्गदर्शन में लाभ हानि से परे होकर संगठन को विवेकपूर्ण संतुलन के साथ आगे बढ़ाए। पॉइंट नंबर 3 इज एम्प्लॉय वेलबीइंग। भारत की ग्रोथ सिर्फ जीडीपी के नंबरों में नहीं है, बल्कि 71 मिलियन वर्कर्स और किसानों की मेहनत में है। अनएम्प्लॉयमेंट 2014 के पहले 6 से 8% था, जो 2025 में घटकर 3% तक हो गया। एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ 13%, जिससे हर एक विलेज में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था। केवल यूपीआई ट्रांजैक्शन ही $1.2 बिलियन पर डे पहुंच चुका है। यानी छोटे छोटे लारी वाले, रेगड़ी वाले, चाय वाले, सिगरेट वाले, गोलगप्पे वाले, ये सब फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। और ये वही डिजिटल पेमेंट है जिसका कभी कांग्रेस और पी चिदम्बरम ने बहुत मजाक उड़ाया था कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हो। आज दुनिया के 40%, 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट अकेले भारत में होते हैं। जो ₹2 का आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे, लोग ₹2 की माचिस का भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। शायद अब उनको समझ में आ गया होगा कि विजन कितना बड़ा था। आपका विजन अगर इतना बड़ा होता तो भारत आज कहां से कहां पहुंच चुका होता। कॉर्पोरेट लेसन यहां पर हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल, सोशल और बिजनेस गेन में इन्वेस्ट करना केवल एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जब संगठन अपने कर्मचारियों को सुरक्षा, अवसर और स्थिरता, स्टेबिलिटी देता है तो एम्प्लॉयज भी पूरे मन से काम पे केंद्रित करते हैं। अगर हर वक्त किसी को बोला जाएगा तेरे को कल निकाल दूंगा, परसों निकाल दूंगा, तो वो आदमी काम नहीं कर सकता है।
एम्प्लॉय वेलबींग ही लॉन्ग टर्म उत्पादनशीलता और संगठन की स्थिरता का सबसे मजबूत आधार होता है। एम्प्लॉय को सेफ रखिए, उनको फील कीजिए कि भाई तू लाइबिलिटी नहीं है, भाई तू एसेट है हमारे। द फोर्थ पॉइंट इज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। 2024-25 में रिटेल और हेडलाइन इन्फ्लेशन दोनों 5.4 से घट के 4.9% तक कम हुए थे। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बताती है। फॉरेक्स रिजर्व भी अगर आप देखोगे तो कुछ ही महीनों में ये $650 बिलियन तक पहुंच चुका था, जो आपको एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं उससे आपको संभलने में बहुत मदद करता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने ये बताया था करेंट अकाउंट डेफिसिट CADB बहुत बैलेंस होकर 1.2% के आसपास हो गया, जो आपको एक विदेशी जोखिम से बचा कर रखता है। ये सारी चीज़ें ये दिखाते हैं कि भारत ने ग्रोथ को अनकंट्रोल्ड बोरोइंग से नहीं बल्कि डिसिप्लिन पॉलिसी से हासिल किया। 2022 से 25 में यूएस का नेशनल डेब्ट $35 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। मतलब उनकी जितनी जीडीपी है उससे ज़्यादा तो उनका डेब्ट है, जबकि भारत का डेब्ट अगर देखोगे तो जीडीपी के रेशियो से आज कम है, शायद 80 या 85%। ये दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ का है जिनका जीडीपी से टोटल डेब्ट कम है, और ये पिछले 10 साल की मेहनत का नतीजा है। हर संगठन को ये समझना पड़ेगा कि मोरल और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ही असली पूंजी है। आपके जो असली एसेट हैं आपके मोरल्स हैं और आपके ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज ही हैं। लॉन्ग टर्म में आपकी विश्वसनीयता तभी बनेगी जब आप धर्म और अनुशासन के मार्ग पर चलें। धर्म का मतलब हिंदू से नहीं बोल रहा हूं मैं, धर्म मतलब सच्चाई, प्रकाश, वही धर्म होता है। याद रखिए कि इन्वेस्टर और कस्टमर सबसे पहले आपके ब्रांड की विश्वसनीयता खरीदते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस वो बाद में लेते हैं। और यही भागवत गीता का वास्तविक प्रबंधन ज्ञान भी है कि धर्म के अनुसार कर्म, चाहे हालात कैसे हो। द फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। भारत ने सिर्फ क्वार्टरली रिपोर्ट के लिए पॉलिसीज नहीं बनाई, उसने दशकों की ग्रोथ सोचकर प्रोजेक्ट शुरू किए थे। आप देख लो सागरमाला, गति शक्ति, फ्राइट कॉरिडोर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। 2024 तक डेटा सेंटर कैपेसिटी डबल होने वाली है। स्टार्टअप्स में AI, फिनटेक, ई-कॉमर्स जबरदस्त बूम पर है। भारत हर साल 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर कर रहा है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है भारत। हर संगठन को यह याद रखना चाहिए कि सच्ची रणनीति सिर्फ क्वार्टरली रिपोर्ट के लिए नहीं होती है, बल्कि आने वाले 5, 10, 15, 20 साल की कंपटीशन के लिए होती है, प्रतिस्पर्धा के लिए होती है। चाहे वो कैपेक्स, स्किल डेवलपमेंट या टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यह सब लॉन्ग टर्म गेन के लिए होता है। भागवत गीता भी हमें यही सिखाते हैं कि कर्तव्य निष्ठा के साथ धैर्य रखो, आज के फैसले कल की सफलता की राह बनाएंगे आप। द लास्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोस्ट कॉमन फैक्टर फ्रॉम ऑल द वर्सेस ऑफ भागवत गीता। समाज के प्रति दायित्व और समावेशन। भारत की ग्रोथ कोई बहुत एक्सक्लूसिव नहीं थी। यूपीआई ने ठेले पटरी वालों को भी फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ दिया। MSME को रिफॉर्म्स और क्रेडिट्स मिलने लगे। पॉवर्टी रेशियो हिस्टोरिकल लो पर था। मिडिल क्लास अब कंजम्पशन इंजन बन चुकी है। शॉकिंग फैक्ट भी यहाँ पर आप देख लो, यूपीआई के एनुअल ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन से ज्यादा। इतना तो यूके की पूरी जीडीपी भी नहीं है। CSR एक खर्चा या इमेज बिल्डिंग टूल नहीं है, इसे ग्रोथ इनेबलर मानिए। जब आपकी नीतियां और रणनीतियां इंक्लूसिव होंगी तब आपकी कंपनी लंबे समय तक टिकेगी, उपभोग बढ़ेगा, स्थिरता आएगी और आपकी ब्रांड वैल्यू कई गुना बढ़ेगी। समाज के लिए काम करो, समाज तुम्हें वापस 10 गुना देगा। भारत की कहानी मैनेजमेंट की किताबों से नहीं है, बल्कि भगवत गीता के सिद्धांतों में लिखी गई है। क्राइसिस में रेजिलियंस, डिसीजन में बैलेंस, ग्रोथ में इंक्लूसिविटी और लीडरशिप में डिसिप्लिन। और ये वो मैनेजमेंट लेसन हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भारत जैसा ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप भगवत गीता के हर वर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप लर्निंग सीखना चाहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।